हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज नेटवर्क की समस्या के कारण लाइव क्लास बीच में ही ड्रॉप हो गई। तो जो लाइव क्लास का पेपर था उसकी वीडियो बना करके और मैं उसको अपलोड कर देता हूं, और आ, ताकि आप उसे देख सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि काल की अपूर्ण भ्रुकुटी विलास तुम्हारा ही प्रयास नामक पंक्ति पंत की किस कविता का अंश है? तो आपको ये बताना है कि किस कविता का अंश है। ए कह रहा है परिवर्तन, बी कह रहा है नौका विहार, सी कह रहा है मौन निमंत्रण और डी कह रहा है और रहस्य। तो आपको ये बताना है कि ये इनकी किस जो है वो कविता का अंश है, पंत की किस कविता का अंश है। तो बच्चों, जो पहला सवाल है इस पहले का उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात ये परिवर्तन का क्या है, अंश है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कह रहा है कि अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, पंक्ति पंत की किस कविता का अंश है? तो आपको ये बताना है कि यह पंक्ति जो है वो पंत की किस कविता का अंश है। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल या नौका विहार। तो आपको ये बताना है कि किसका अंश है, परिवर्तन का, मौन निमंत्रण, बादल या नौका विहार का। तो बच्चों, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? नौका विहार हो जाएगा, अर्थात दूसरे का डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवती के राम के निकट है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको ये बताना है कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवती के राम के निकट है, यह कथन किस आलोचक का है? ए कह रहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी कह रहा है डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, सी कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहा है कि डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी के का द्वारा कहा गया है, अर्थात पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो अर्थात सवाल तीसरे का पहला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर इस वक्तव्य का अर्थ क्या है? तो आपको ये बताना है कि निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर इस वक्तव्य का अर्थ क्या है। ए कह रहा है अपने से बेगाना हो जाना, बी कह रहा है मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, सी कह रहा है पगलाए फिरते रहना और डी कह रहा है कि अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने की व्यर्थ भटकना में व्यर्थ पाने से व्यर्थ भटकना। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात चौथे का जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं पांचवा। कह रहा है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कवि है जो संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग करता है। ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद, बी कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, सी कह रहा है महादेवी वर्मा और डी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको ये बताना है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, महादेव वर्मा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो बच्चों, छायावादी कवि में संवाद शैली का सबसे अधिक प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, अर्थात पांचवें का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर छठवां पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो आपको ये बताना है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चैन जैन या अज्ञे में। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है यह किसमें मिलता है। तो बच्चों, छठवें का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये गजानन माधव मुक्तिबोध में, यह हमें देखने को मिलता है। चलिए सवाल नंबर सातवां कह रहा है कि ज्यामितीय संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक ज्ञान आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान। ये पंक्ति आपको बतानी है कि मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है। तो आपको बताना है कि किस कविता से ली गई है। अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि यह मुक्तिबोध की किस कविता से इस पंक्ति को लिया गया है, अर्थात इस पंक्ति का संबंध जो है मुक्तिबोध की किस कविता से है। तो आपको सातवें का उत्तर बताना है। तो बच्चों, सातवें का उत्तर बी हो जाएगा, यह किससे है? ब्रह्म राक्षस से है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। सवाल नंबर आठवें में कह रहा है कि वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है।
कह रहा है कि वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता में महत्व। तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है। ए कह रहा है कि ब्रह्म राक्षस से, भूल गलती से, अंधेरे में या इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का उत्तर आपको बताना है कि आठवें का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों आठवें का उत्तर हो जाएगा ए। और यह भी कविता किससे ली गई है, ब्रह्म राक्षस से लिया गया है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं नवा। नवा सवाल कह रहा है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभर शिखर थे। आपको बताना है कि ये नागार्जुन की कविता किस कविता से, यह नागार्जुन की पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो नागार्जुन की किस कविता से, प्रतिबद्ध हूं, तालाब की मछलियां, बादल को गिरते देखा या सिंदूर तिलकित भाल। तो आपको ये बताना है कि यह जो है नागार्जुन की किस कविता से लिया गया है। तो नवे का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों नवे का उत्तर क्या हो जाएगा, नवे का उत्तर हो जाएगा सी, बादलों को गिरते देखा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार कौन है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि अकाल और उसके बाद कविता इसके रचनाकार कौन है। केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों 10वें का उत्तर क्या होगा। तो 10वें का उत्तर बच्चों हो जाएगा सी, अर्थात किसका है, यह नागार्जुन का है। किसका है, नागार्जुन का है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है। तो आपको ये बताना है कि भारतेंदु की रचना जो है भारत दुर्दशा, वो किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है। कथा साहित्य, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य या जीवनी साहित्य। तो आपको क्या बताना है। तो आपको ये बताना है कि भारत दुर्दशा जो है वो किस साहित्य रूप का हिस्सा है। कथा साहित्य है, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य या जीवनी साहित्य। तो बच्चों भारत दुर्दशा जो है वह नाटक साहित्य है, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है 11 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 में आते हैं। कह रहे कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। तो आपको सवाल नंबर 12 का क्या देना है, उत्तर देना है। कह रहे कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। तो आपको बताना है कि यह गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है मेहता, बी खन्ना, सी मालती और डी कह रहा है होरी। तो आपको बताना है कि गोदान के किस पात्र के द्वारा यह कहा गया है। तो बच्चों आपको बताना है कि किसके लिए कहा गया है। तो 12 का उत्तर बताना है। तो 12 का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया है, ये होरी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो होरी का है कि जिसके लिए करो वही जान का क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 13 में आते हैं। 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। ये गोदान के किस पात्र का कथन है। तो आपको ये बताना है कि कह रहा है कि जब नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो उल्टा हो जाती है। यह गोदान के किस पात्र का कथन है। राय साहब, ओमकारनाथ, मेहता और होरी। तो आपको बताना है कि किसका कथन है, होरी का है, राय साहब का है, ओमकारनाथ का है या मेहता का है। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का उत्तर हो जाएगा ये राय साहब का कथन है। किसका है, राय साहब का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कह रहा है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो आपको बताना है कि यह कथन किस गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ओमकारनाथ, मेहता, मालती या खन्ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर सी हो जाएगा। यह मालती का कथन है, 14 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। यह कथन किस आलोचक का है। तो आपको ये बताना है कि फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। यह कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या मैनेजर पांडे। तो आपको बताने बच्चों की यह जो है किस आलोचक का कथन है। तो बच्चों यह जो है नामवर सिंह का कथन है, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है 15 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है।
तो आपको ये बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का यह कथन कहा गया है? प्रखातकृति, देवसेना, मातृगुप्त या धातुसेन? तो बच्चों स्कंदगुप्त नाटक जो है वो भारतीय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आपको ये बताना है कि इस कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों अगर 16 का उत्तर देखा जाए तो 16 का उत्तर ए हो जाएगा। प्रखात कृति द्वारा यह कथन जो है वो कहा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 में। सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 17 देखिए और इसका उत्तर बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र आपका बंटी उपन्यास से संबंधित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि आपका बंटी उपन्यास से संबंधित कौन सा पात्र नहीं है? अजय, शकुन, प्रमिला और बीटो। तो आपको ये बताना है कि किसका संबंध जो है वो आपका बंटी उपन्यास से नहीं है? अजय का, शकुन का, प्रमिला का या बीटो का? तो बच्चों अगर 17 का उत्तर देखा जाए तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर हो जाएगा डी। बीटो का संबंध जो है वो आपका बंटी उपन्यास से नहीं है, जबकि अजय, शकुन और प्रमिला इनका संबंध आपका बंटी उपन्यास से है। चलिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो सवाल नंबर 18 का आपको उत्तर बताना है। कह रहा है कि विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बंधु वर्मा, चक्रपालित, भीम वर्मा और जयमाला। तो आपको ये बताना है कि कथन जो है किसका है? 18 का उत्तर बताना है। बंधु वर्मा का है, चक्रपालित का है, भीम वर्मा का है या जयमाला का है? तो बच्चों 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह कथन जयमाला का है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग में किस स्थान का उल्लेख नहीं है? तो आपको ये बताना है कि रेवा तट जो सर्ग है इसमें किस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है? देवगिरी, लाहौर, कन्नौज या सिंध का? तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग में किस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है? देवगिरी का, लाहौर का, कन्नौज का या सिंध का? तो बच्चों देखो इसका उत्तर हो जाएगा सिंध। सिंध का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि देवगिरी, लाहौर, कन्नौज और दिल्ली इसका उल्लेख जो है हमको रेवा तट सर्ग में जो है वो मिलता है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 20। कह रहा है कि पाट महादेही हीन हारू समुझी जी जितु चेतु संभारू। इस पंक्ति में पाट महादेही का अर्थ क्या है? इसमें आपको बताना है कि पाट महादेही का अर्थ इसमें क्या है? पाटन की महादेही, पटरानी, पटन देवी या पटन देई? तो आपको बताना है कि पाट महादेही का अर्थ जो है वो क्या है? पाटन की महादेही, पटरानी, पटन देवी या पटन देई? तो आपको बताना है कि इसमें पाठ महादेही का अर्थ क्या है? तो बच्चों पाठ महादेही का अर्थ पटरानी है, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। कह रहे आये जोग सिखावन पांडे सूरदास की यह पंक्ति किस राग में लिखी गई है? तो आपको ये बताना है कि आये जोग सिखावन पांडे यह सूरदास की पंक्ति को किस राग में लिखा गया है? राग काफी, राग केदार, राग नट या राग धनाश्री? तो आपको ये बताना है कि यह किस राग में जो है वो लिखा गया है। आये जोग सिखावन पांडे किस राग में लिखा गया है? तो 21 का उत्तर देना है। तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा सी, राग नट में लिखा गया है। किसमें? राग नट में लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 22 कह रहा है कि वे पेट उनका पेट से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है, निकले हुए हैं दांत बाहर नित्य भीतर हैं धसे, किंतु शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनसे हैं फंसे। आपको ये बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार, यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? आपको ये बताना है कि पंक्ति किस रचना से ली गई है। वह पेट उनका पेट से मिलकर हुआ क्या एक, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है, निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धंसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? भारत भारती, भारत दुर्दशा, कुरुक्षेत्र या मोचीराम? तो आपको इसका उत्तर देना है सवाल नंबर 22 का। तो बच्चों सवाल नंबर 22 का उत्तर ए हो जाएगा। यह रचना किससे ली गई है? यह भारत भारती से पंक्ति ली गई है। चलिए सवाल नंबर 23 में पूछ रहा है कि साकेत महाकाव्य में वर्णित दशरथ का विलाप किस छंद में लिखा गया है? तो आपको ये बताना है कि साकेत महाकाव्य में वर्णित दशरथ विलाप जो है वो किस छंद में लिखा गया है? पीयूष वर्षण, सुमेरु, हाकली और प्लवंगम? आपको ये बताना है कि किस छंद में लिखा गया है। साकेत महाकाव्य में वर्णित जो है दशरथ विलाप वह किस छंद में लिखा गया है? पीयूष वर्षण में, सुमेरु में, हाकली में या प्लवंगम में? तो किस में यह लिखा गया है? तो बच्चों यह जो है सुमेरु छंद में लिखा गया है। साकेत में जो दशरथ विलाप है वह सुमेरु में लिखा गया है और यह तीसरे सर्ग में वर्णित है। चलिए सवाल नंबर 24 कह रहा लॉन्जाइनस के उदात्तवाद का मूलाधार किसे है?
आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि लोन्जाइनस के औदात्य का मूल आधार किसे माना गया है? भाषा ज्ञान को, किसको? भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को या कवि की शैली को। तो कह रहा है कि लोन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को या कवि की शैली को। तो देखो अगर बच्चों लोन्जाइनस के औदात्यवाद का मूल आधार अगर देखा जाए तो उसने कवि की प्रतिभा को माना है, अर्थात विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त बनाना, उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? नगेंद्र शुक्ल जी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या कह रहे हैं? काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं है। यह कथन जो है ये किसका कहा गया है? नगेंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो बच्चों 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25 का उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया है। चलिए सवाल नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। कमल दल नैनन की उपमानी, बिसरत नाहि सखी जो मन तो मंद मंद मुस्कानी। यह चरण किसकी है? तो चरण किसकी रचना है? तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? मीराबाई, रहीम, सूरदास या नंददास। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कमल दल नैनन की उपमानी, उन्मानी, बिसरत ना ही सखी जो मन में मंद मंद मुस्कानी। तो आपको बताने कि चरण किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों यह चरण रहीम के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है 26 का वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। आपको 27 नंबर में क्या बताना है? ये बताना है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर 27 का उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी, ए और बी, अर्थात दोनों लोग जो है ये मनोविश्लेषणवादी क्या है? उपन्यासकार हैं, अर्थात 27 का सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 कह रहा है कि तिलस्म और अयारी विषय उपन्यासों के लेखकों में सर्वप्रथम है। तो आपको ये बताना है कि तिलस्मी और अयारी जो विषय से उपन्यास लिखे गए, इन लेखकों में सबसे पहले लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल दास गहमरी और भगवती चरण वर्मा। तो आपको ये बताना है कि तिलस्मी और अयारी विषयक उपन्यास लिखने में सबसे पहले कौन आते हैं? तो बच्चों सबसे पहले कौन आते हैं इसमें? तो आते हैं देवकी नंदन खत्री, अर्थात विकल्प नंबर ए जो है 28 का वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं अगला। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है? तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि किस उपन्यास की शुरुआत जो है वो कविताओं से होती है। मैला आंचल, जिंदगी नामा, झूठा सच या खंजन नयन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसकी शुरुआत जो है वो किससे होती है? तो वो जो है कविता के माध्यम से की जाती है। तो आपको 29 का उत्तर बताना है। तो बच्चों 29 का उत्तर हो जाएगा जिंदगी नामा, इसकी शुरुआत कविताओं से होती है। और बच्चों आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? आपको ये बताना है कि यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। यह कथन किस उपन्यास का अंश है? ये आपको बताना है। गोदान, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों 30 का उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी, अज्ञेय की रचना है, इसी से यह लिया गया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। चूंकि ये वीडियो लाइव में थी, लेकिन चूंकि नेटवर्क डिस्टर्ब होने के कारण लाइव क्लास नहीं चल पाई, तो इसलिए यह वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड करके आप तक जो है भेज रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।